राम राम एवरीबॉडी। कीप स्टा। चलो आज का टॉपिक लिखो प्रोनाउन। प्रोनाउन। देखो प्रोनाउन जो होते हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। ये बात हालांकि तुम लोग पहले से भी जानते होगे लेकिन फिर भी मैंने बता दी। कितने टाइप के होते हैं इनको देखो समझ लेना। एक होते हैं पर्सनल और एक होते हैं प्राइवेट। प्राइवेट मत लिख देना, रिफ्लेक्सिव लिखना, ऊपर भी देखते रहना। आधे हिले हुए होते हैं वो नीचे मुंह डाले रहते हैं, जो बोलोगे वही लिख देंगे। पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, रेसिप्रोकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव, इंटरोगेटिव। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, और ये सारे टाइप्स जो होते हैं सब इंपॉर्टेंट होते हैं। इन हर एक टाइप से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर होते हैं जो हमारे सिलेबस में आते हैं, ठीक है। और हम इनको सबको वन बाय वन स्टडी करेंगे। शुरुआत किससे होगी? हाँ, पर्सनल से, हाँ ठीक है। शुरुआत होनी चाहिए पर्सनल प्रोनाउन से, लेकिन जैसा कि हम लोग उल्टा पढ़ते हैं तो हम करेंगे नहीं, शुरुआत करेंगे रिलेटिव से। तो सबसे पहले हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस को स्टडी करेंगे। देखो, हु, whom, which, that, ये होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। अब हु और whom का यूज हम करते हैं तब जब हमें रेफर करना हो किसी पर्सन को। पर्सन का मतलब पीपल। अगर वो पर्सन जिसे हम रेफर करना चाह रहे हैं प्रोनाउन के थ्रू वो सब्जेक्ट है तो हु यूज करना उसके लिए। अगर ऑब्जेक्ट हो तो हुम यूज करना। हुम ऑब्जेक्टिव कैसे, हु नॉमिनेटिव कैसे। विच का यूज हम थिंग्स के लिए करते हैं, फिर वो चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। थिंग्स के साथ में एनिमल्स को भी इसी में इंक्लूड करना। दैट का यूज हम करते हैं किसी के लिए भी। किसी के लिए का मतलब पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं, और चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। तो हु और हुम का यूज करते हैं पर्सन के लिए। हु तब जब वो पर्सन जिसे हमें रेफर करना है सब्जेक्ट हो, हुम तब जब वो पर्सन जिसे हमें रेफर करना है ऑब्जेक्ट हो। विच का यूज थिंग्स और एनिमल्स के लिए किया जाता है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो चाहे हो। दैट का यूज थिंग्स और पर्सन दोनों के लिए कर सकते हैं। अब देखो एक एग्जांपल। वी नो द मैन हु यू मेट देयर। अब देखो ये जो हमने सेंटेंस लिखा है वी नो द मैन हु यू मेट देयर, इस सेंटेंस में हमारे पास दो मेन वर्ब हैं, एक है मेट और एक है नो। अगर किसी सेंटेंस में दो मेन वर्ब हो तो उस सेंटेंस को हम हमेशा दो सिंपल सेंटेंस में स्प्लिट कर सकते हैं। अगर हम इसको दो सिंपल सेंटेंस में कहें, मतलब ये बात जो एक सेंटेंस में कही जा रही है अगर हम इसको दो सेंटेंस के थ्रू कहना चाहें तो देखो हमें कैसे लिखना पड़ेगा। एक तो सेंटेंस बनेगा ये, यू मेट अ मैन देयर, कि तुम किसी आदमी को वहां मिले। अच्छा, वो जो भी आदमी था जिससे भी तुम मिले, वी नो दैट मैन। दैट का मतलब द, और हमें पता वो आदमी कौन है।
तो अगर उस एक सेंटेंस में जो बात कही जा रही है हम उसको दो सेंटेंस में कहना चाहें, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जगह दो सिंपल सेंटेंस कह के लिखकर वो बात कहना चाहें, तो ये सेंटेंस ऐसे बनेंगे। यू मेट अ मैन, ए मैन का मतलब कोई एक मैन तुम वहां मिले, ठीक है। एंड वी नो द मैन, द मतलब वही जिससे तुम मिले उसे हम जानते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मैन है ना और ये जो मैन है ये सेम मैन है, मतलब एक ही पर्सन है, वो मेट वर्ब का भी ऑब्जेक्ट है और नो वर्ब का भी ऑब्जेक्ट है। अब जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो हम मैन को दो बार नहीं लिखेंगे, हम इसके लिए कोई एक प्रोनाउन यूज कर लेंगे। तो ये जो हु है ना ये वही प्रोनाउन है जो मैन की जगह यूज किया गया। अच्छा ये क्या कर रहा है, ये हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन, ये अपने से पहले लिखे गए मैन नाउन को बाद वाली वर्ब मेट से रिलेट कर रहा है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस जिन नाउन से प्रोनाउंस को रिलेट करते हैं उन्हें हम उनका एंटीसीडेंट कहते हैं। तो जो मैन है ये है एंटीसीडेंट, हु है रिलेटिव प्रोनाउन। एंटीसीडेंट का मतलब समझ लेना, एंटीसीडेंट का मतलब था पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब उससे पहले जिसे लिखा गया, जिसके लिए उसका यूज हो रहा है। तो जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है ना मैन के लिए यूज हो रहा है, ये क्या कर रहा है, मैन को मेट वर्ब से रिलेट कर रहा है। अब जिस वर्ब से हम इसे रिलेट कर रहे हैं देखें तो ध्यान से उस वर्ब के साथ सब्जेक्ट यू पहले से ही लिखा हुआ है। तो अगर उस वर्ब का सब्जेक्ट यू पहले से ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब जिस मैन को हम रिलेट कर रहे हैं वो सब्जेक्ट तो होगा नहीं उसका, ठीक है, वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट को रिलेट कर रहे हो तो हु गलत लिख रहे हो, फिर तो हुम लिखो। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, वी नो द मैन हुम यू मेट देयर। फिर से समझ लो, ये जो हु हमारा प्रोनाउन था इसका यूज हमने किया था मैन को रिलेट करने के लिए बाद वाली वर्ब से, लेकिन जिस मैन को हम उस वर्ब से रिलेट कर रहे हैं वो मैन उस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि उसका सब्जेक्ट यू है। तो जिस मैन को हम रिलेट कर रहे हैं वो उसका ऑब्जेक्ट है। यू सब्जेक्ट है तो ऐसे बदल गया कि ऑब्जेक्ट होगा मैन। और नहीं तो ये देखो जब हम उसको सिंपल सेंटेंस में लिखते हैं ना तो ये देखो मेट वर्ब का मैन जो है ना वो ऑब्जेक्ट है, तो हम उसको हुम के साथ लिखेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट को रिलेट करना है तो हुम लिखो, सब्जेक्ट को रिलेट करना है तो हु लिखो। एक एग्जांपल से ये बात और समझना, वी नो द मैन हुम मेट यू देयर। अब इस बार देखो हमने हुम रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया। अच्छा ये रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट मैन को बाद वाली वर्ब मेट से रिलेट करेगा। अब हम देख रहे हैं जो मेट वर्ब है जिससे हम उसको रिलेट करना चाह रहे हैं उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट यू पहले से ही लिखा हुआ है। तो अगर यू पहले से ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब यू ऑब्जेक्ट पहले से ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब जिसको हम रिलेट कर रहे हैं वो क्या होगा, उस वर्ब का सब्जेक्ट होगा। तो अगर सब्जेक्ट को रिलेट कर रहे हो तब तो हु लिखो। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलेट करें तो हुम लिखा करो, सब्जेक्ट को रिलेट करें तो हु लिखा करो। एक और क्वेश्चन देखो, दे हैव फाउंड द कार हु वॉज या whom he was driving then। अब हम देख रहे हैं कि whom को हम यूज कर रहे हैं कार को रिलेट करने के लिए was ड्राइविंग वर्ब से। अब was ड्राइविंग वर्ब का सब्जेक्ट हमने ही पहले से ही लिख रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिससे हम रिलेट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट होगा तब तो whom ठीक है। बस दिक्कत ये कि who और whom पर्सन के लिए यूज होते हैं, ये कार है तो कार के लिए तो whom यूज होगा नहीं, तो which लिखो। दैट भी लिख सकते हो वैसे, लेकिन दैट के बीच में बाद में समझाऊंगा तब उसका यूज करना। तो अभी लिखो which। दे हैव फाउंड द कार विच ही वॉज ड्राइविंग देन। तो अगर किसी पर्सन को रेफर करना तो हु हुम लिखा करो, थिंग्स के लिए विच का यूज किया करो। अगर पर्सन सब्जेक्ट हो तो हु, ऑब्जेक्ट हो तो हुम लिखा करो। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ही इज द मैन whom everyone says can solve this problem। ही इज द मैन whom everyone says लिखना कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब इस तरीके के हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ही इज द मैन whom everyone says can solve this problem। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करना है, ये इज वर्ब हो गई, ये हमारी वर्ब वन हो गई, वन का मतलब फर्स्ट।
ये वर्ब वन हो गई और ये इसका सब्जेक्ट वन हो गया ही। उसके बाद हम देख रहे हैं एक वर्ब हमने और लिखी सेज, इसका सब्जेक्ट हो गया एवरीवन। उसके बाद अभी एक वर्ब हमारे पास और बची हुई कैन सॉल्व। अभी जो कैन सॉल्व वर्ब हमने लिखी है उसका भी कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होगा। अब उसका सब्जेक्ट हम इस मैन नाउन को माने या होम प्रोनाउन को माने, देखो तो। कैन सॉल्व वर्ब का सब्जेक्ट किसे माने, होम प्रोनाउन को या मैन नाउन को? अबे किसे माने? देखो वैसे तो अगर दूर की बात करें तो द मैन है, लेकिन हम मैन को डायरेक्ट सब्जेक्ट उसका बना नहीं सकते क्योंकि मैन जो है वो इज लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो सब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसका मतलब जो मैन जो है ये डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, उसका इनडायरेक्ट ये सब्जेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट सब्जेक्ट इसका ये बनेगा प्रोनाउन। तो इसका मतलब ये जो हमने होम लिखा है ना, ये उस वर्ब का सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है फिर होम क्यों, फिर तो हु लिखो। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ही इज द मैन हु एवरीवन सेज कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन देखो। द बॉयज हु वी हैव selected are very talented। अब इसमें देखो, हैव सिलेक्टेड वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया वी। आर वर्ब हो गई। अब अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट उसका भी कोई ना कोई होगा। किसे माने सब्जेक्ट, द बॉयज को या हु को? हाँ, अबे बेवकूफ हो गया, बोलते क्यों नहीं हो? जैसे पूछा, सबसे पूछा, अच्छा ठीक है। ये दोनों जो बैठे, या वो कॉफी पी के कौन आया, वो कोल्ड कॉफी कहाँ है बे? बता आंसर। इसमें सब्जेक्ट कौन है, द बॉयज है हु? बोल बेटा। जलजीरा पिया कर गर्मी में, समझा? पड़ोसी, सब्जेक्ट किसको माने, बॉयज को या हु को? पता नहीं, पड़ोसी गुस्से में बैठा था तो क्या है उसकी कहानी। हाँ, हालांकि तेरे से नहीं पूछ रहा, पूछ उससे रहा हूँ, लेकिन वो देखो पता नहीं नशा करे बैठा है, उसकी आंखें ऊपर चढ़ी हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हु को माने या बॉयज को? आधे कह रहे हैं हु, आधे कह रहे हैं बॉयज। अब देखो यहाँ पे जो बॉयज है ना, इसको मानना पड़ेगा। यहाँ पे मैन जो था वो इज लिंकिंग और का कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि वो खुद उस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट था तो दूसरी वर्ब का सब्जेक्ट बन नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो हम हु को सब्जेक्ट मान ले तो फिर बॉयज को जस्टिफाई कैसे करोगे? ये भी तो सब्जेक्ट ही होगा अगर सेंटेंस में लिख रखा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमें इस बॉयज को ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना डिफरेंस ध्यान रखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना बॉयज है, तो अगर ये बॉयज सब्जेक्ट है तो फिर ये हु तो हमारे पास सब्जेक्ट गलत बच गया। अब देखो होता क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस में जो वर्ब्स होते हैं ना, हम उनको बिना सब्जेक्ट के यूज कर सकते हैं। गो, सब्जेक्ट नहीं लिखा, हालांकि होता है यू लेकिन लिखा नहीं। लेकिन हम सब्जेक्ट बिना वर्ब के कभी नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो अगर हम सब्जेक्ट हु लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वर्ब होनी चाहिए, लेकिन वर्ब कहीं है नहीं, तो अगर वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट गलत यूज कर रहे हो, फिर तो इसे हटा के ऑब्जेक्ट बना दो, होम लिख दो। अच्छा, ऑब्जेक्ट बना दोगे तब भी वर्ब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का हो गया, हैव सिलेक्टेड का। तो ये जो हमने होम लिखा है ये ऑब्जेक्ट हो गया हैव सिलेक्टेड वर्ब का। सिक्स क्वेश्चन देखो। मिस्टर शर्मा इज द टीचर whom we think has solved this question। हरि ओम प्रभु।
अब देखो, इस वर्ब हो गई, मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट हो गया, थिंक वर्ब हो गई, बी सब्जेक्ट हो गया। अब एक वर्ब अभी हमारे पास और बची, हैज सॉल्व। तो अगर वर्ब है तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट भी होगा। देखो तो इसका सब्जेक्ट क्या है। अब देखो टीचर तो होने से रहा क्योंकि वो लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका मतलब टीचर के लिए हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं ना, वो सब्जेक्ट है। अगर ये प्रोनाउन सब्जेक्ट है तब हुम तो गलत है, फिर तो हु लिखो। तो हम इसको लिख देंगे हु, मिस्टर शर्मा इज द टीचर हु वी थिंक हैज सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अपनी वर्ब काउंट कर लो, सब्जेक्ट काउंट कर लो, पता चल जाता है कि हु का यूज करना चाहिए या हुम का। फिर भी एक क्वेश्चन और देखो। वी आर लुकिंग फॉर द मैन हु वी सॉ देयर एंड चेस्ड दैट डे। अब देखो यहाँ पे एक वर्ब हो गई आर लुकिंग, इसका सब्जेक्ट वी। फिर एक वर्ब हो गई सॉ, इसका सब्जेक्ट वी। फिर एक वर्ब हो गई चेस्ड, इसका सब्जेक्ट हु। अब तो ये सही हो गया। ठीक है, तीन हमारे पास वर्ब है, तीनों के अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स हो गए, तो सेंटेंस ओके हो गया। लेकिन एक चीज देखना, वो जो वर्ब है ना बाद वाली चेस्ड, वो हमने एंड से कनेक्ट कर रखी है। अब हमें पता है एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सेम रैंक के वर्ड्स जोड़ेगा। तो अगर हम चेस्ट को कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई दूसरी वर्ब जरूर होगी जिससे कनेक्ट कर रहे होंगे। अब वो दूसरी वर्ब है सॉ। तो अगर हम इन दोनों वर्ब को कनेक्ट कर रहे हैं तो इनका सब्जेक्ट कॉमन हो गया, सेपरेट कॉमन होगा। तो अगर सब्जेक्ट कॉमन होगा तो बजाय इनको दो अलग अलग वर्ब मानने के एक ही वर्ब मानना। तो इन दोनों को हम एक ही वर्ब मानेंगे। ठीक है, तो ये जो वी है ना वो दोनों का कॉमन सब्जेक्ट है। अगर ये वी इन दोनों का कॉमन सब्जेक्ट है तो इसका मतलब अब तो हमारे पास कोई वर्ब बची नहीं, फिर ये सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो गया, तो हटाओ इसे, हुम कर दो। अभी जो हमने हुम लिख दिया अभी ऑब्जेक्ट हो गया कौन सी वर्ब का। हाँ, अब ये कौन सी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, सॉ और चेस दोनों का। अबे हिला है क्या, देखो चेस किया क्या, मतलब दिन के पीछे पड़ गए, दिन का पीछा करने लग गए। इस दिन का पीछा करो, ये कहीं भाग ना जाए। हाँ, अबे नशेड़ियों, है क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, कुछ सोचते समझते कि नहीं। आदमी आदमी का पीछा करता है भाई, ये आदमी जा रहा है इसका पीछा करो, कहां जाएगा, दिन का पीछा कर रहा है वो, ये दिन कहां जा रहा है पकड़ो इसे। हाँ, पागल ससुर। चलो अगले देखो। वी आर लुकिंग फॉर द मैन whom we saw there and chased that day। अगले क्वेश्चन देखो। they thanked the boy they thanked the boy who caught the, नहीं नहीं नहीं, who found their bag and they, एक मिनट, ये फाउंड थैंक्ड वर्ब यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, फॉरगॉट लिख देना। they forgot the boy who found their bag and they thanked him। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझना, खैर हमें यही है, लेकिन इसको इस तक आने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेना तब तक। वी हेल्प द मैन whom they had
beaten him। अब जैसे हमने देखो ये लिखा, we helped the man whom they had beaten him। अब देखो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये होम रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके थ्रू इस मैन को इस बाद वाली वर्ब से रिलेट कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं वो जो वर्ब है जिससे हम उस मैन को रिलेट कर रहे हैं उसका सब्जेक्ट दे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हिम लिखा हुआ है। तो अगर वर्ब के साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले से ही लिखा हुआ है तो फिर ये होम हम क्यों यूज कर रहे हैं भाई, होम प्रोनाउन है, ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ना तो वहां पे स्कोप सब्जेक्ट यूज करने का है ना ही ऑब्जेक्ट यूज करने का है, सब्जेक्टिव वर्ब का लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो हिम हमने यूज किया ना, ये पर्सनल प्रोनाउन है जो इस मैन के लिए यूज हो रहा है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन भी इसी मैन के लिए यूज हो रहा है। अगर किसी मैन के लिए मतलब अगर किसी नाउन के लिए एंटीसीडेंट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हो तो फिर पर्सनल प्रोनाउन मत लिखा करो। अगर किसी नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लिया तो फिर उसके लिए पर्सनल प्रोनाउंस मत यूज क्या करो। तो वो जो हिम है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो होम है यही ऑब्जेक्ट बन गया हैड बीटन का। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, वी हेल्प द मैन होम दे हैड बीटन। दिस इज द की विच इट कैन ओपन दिस लॉक। अब देखो इसमें वही है, यहाँ पे हमने विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया की को रिलेट करने के लिए कैन ओपन वर्ब से। अब देख रहे हैं कैन ओपन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है दिस लॉक, सब्जेक्ट लिखा हुआ है इट। अब अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही वर्ब के साथ लिखे हुए हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन ना तो उसका सब्जेक्ट हो सकता है ना ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो अगर ये कुछ नहीं है तो फिर इसे यूज ही क्यों कर लिया, तो ये हमारा हो गया सेंटेंस फिर गलत। अब हम देख रहे हैं कि इस वर्ब के साथ जो हमने सब्जेक्ट लिखा है ना इट, ये इट एक पर्सनल प्रोनाउन है, और ये इट पर्सनल प्रोनाउन इस की के लिए यूज हो रहा है, और उसी की के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लिया तो फिर ये पर्सनल प्रोनाउन मत यूज करो, वो विद सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, दिस इज द की विच कैन ओपन दिस लॉक। तो अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लें तो फिर पर्सनल प्रोनाउंस का यूज मत किया करो। अब अगर ये बात वहां से सही हो गई तो समझ में आ गई तो जरा इधर आ जाओ। ये जो हमने हु यूज किया है ये इस बॉय के लिए यूज किया गया रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, उसी बॉय के लिए हम देख रहे हैं कि हमने पर्सनल प्रोनाउन भी हिम यूज कर दिया। अब अगर रिलेटिव प्रोनाउन लिख ही लिया तो ये पर्सनल प्रोनाउन हिम हो गया गलत, इसे हटा दो। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, दे फॉरगॉट द बॉय हु फाउंड देयर बैग एंड दे थैंक्ड हिम। तो हिम हमने रिमूव कर दिया, लेकिन हिम रिमूव करने से सेंटेंस सही नहीं होगा क्योंकि वो जो हमने हिम रिमूव किया वो ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन जो हमने हु यूज किया है नॉमिनेटिव केस है। तो अब ये जो हु है ये उस थैंक्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो हमने हिम रिमूव किया वो ऑब्जेक्ट था, तो अब ये सेंटेंस अभी भी गलत है। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दोनों वर्ब का कॉमन सब्जेक्ट या कॉमन ऑब्जेक्ट बने। ठीक है, एक चीज बताओ, जब हम किसी वर्ब को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता है वो उसका सब्जेक्ट बन जाता है, या उसका सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, या दोनों ही काम हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है कि सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो बता। और ऑब्जेक्ट कोई जरूरी नहीं, सब्जेक्ट। अब जब हम किसी वर्ब को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसका जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर कोई वर्ब एक्टिव वॉइस में है और हम उसका कॉमन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं तो हमें जब उसका पैसिव बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो चूंकि हम वॉइस चेंज करके एक्टिव से पैसिव में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो बाद वाली वर्ब है ना उसका वॉइस चेंज करना पड़ेगा। वॉइस चेंज करने से क्या होगा कि वो जो अभी हिम ऑब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट बन जाएगा, अब फिर ये हु उसके लिए कॉमन हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखो, वॉज थैंक्ड बाई देम। दे थैंक्ड हिम लिखा है ना तो इसको लिख दो वॉज थैंक्ड बाई देम। अब वॉज थैंक्ड बाई देम लिखने से क्या होगा, ये जो वॉज थैंक्ड हमारी वर्ब है और फाउंड वर्ब है दोनों का सब्जेक्ट है हु कॉमन हो गया। तो अगर हम कभी किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज दो डिफरेंट वर्ब्स के लिए करें तो वहां पे ध्यान रखना वो दोनों का सब्जेक्ट हो या दोनों का ऑब्जेक्ट हो, ऐसा ना हो एक का सब्जेक्ट हो और एक का ऑब्जेक्ट हो। और बाकी ये बात समझ में आई हो तो अपने ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो,
they have returned the bag which was stolen yesterday and and a stranger found it. अब जैसे हमने ये लिख दिया, दे हैव रिटर्न द बैग विच वॉज स्टॉलन yesterday and a stranger found it. अब यहाँ ये जो बैग नाउन है हमने इसके लिए विच रिलेटिव नाउन यूज कर रखा है, लेकिन हम देख रहे हैं इसी बैग के लिए हमने पर्सनल प्रोनाउन इट भी यूज कर रखा है, तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लिया तो पर्सनल प्रोनाउन की जरूरत नहीं, हटा दो. अब हमने वो इट रिमूव कर दिया, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो जो विच हमने यूज कर रखा है ये सब्जेक्ट है, वॉज स्टोलन वर्ब के लिए विच यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है. लेकिन वो जो इट रिमूव किया गया वो ऑब्जेक्ट था, तो वो ऑब्जेक्ट था उसको ये विच तो रिप्लेस कर नहीं सकता क्योंकि ये खुद सब्जेक्ट है. तो अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये विच रिलेटिव प्रोनाउन दोनों का सब्जेक्ट है, दोनों का ऑब्जेक्ट बन जाए. अब वॉइस चेंज करके हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बना सकते हैं. अगर ये पैसिव है तो इसको, अगर ये सब्जेक्ट है तो हम एक्टिव कर देंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा. ऑब्जेक्ट बन जाने से ये सही हो जाएगा. ठीक है, तो या तो हम इसको पैसिव कर दें, मतलब एक्टिव कर दें. एक्टिव में जो, पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है. ठीक है, उसका पहले से ही ऑब्जेक्ट है, इसको एक्टिव कर दो इसका भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो हमारे पास दो तरीके हैं सही करने के. एक तरीका तो ये सही है, एक तरीका तो ये है कि हम इस वॉच स्टोलन को एक्टिव बनाएं, somebody stole it yesterday. तो फिर से समझ लो, एक ऑप्शन है कि इसको हम लिख दें विच somebody stole yesterday. दूसरा ऑप्शन है हम उसको पैसिव बना दें, was found by a stranger. क्या करोगे, क्या करोगे अगर दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं तो? फर्स्ट वाला कर लो, कर लो. तुम सुधरोगे तो खैर कभी नहीं, तुम खाली नाटक कर लो पढ़ने का. तुम इतनी नानी पहले ही हो कि तुम्हें सिखाया कौन? बता के कुछ और भेजो, पढ़ के ससुर कुछ और आएंगे. जब कभी ऐसा लगे हम किसी एक सेंटेंस को दो तरीके से सही कर सकते हैं तो बाद वाला क्या करो. नानी कम बनोगे तो सीख जाओगे, नानी बनोगे तो सीखने से चूक जाओगे. तो इस सेंटेंस को सही करने का हमारे पास दो ऑप्शन थे, लेकिन जब दो ऑप्शन हो तो द लेटर वन, तब बाद वाला हमेशा. हाँ बच्चे, हाँ ऑफ कोर्स कर सकते हैं, वॉज उसका कॉमन कर सकते हैं. तो चाहे पहले वाला करेक्शन कर लेते चाहे बाद वाला कर लेते, इसमें केवल एक ही करेक्शन हो सकता था, बाद वाला. चलो 12th क्वेश्चन देखो. 12th हमने लिखा इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी बट विच वी लॉस्ट इट फॉर एवर. बच्चे पढ़ो चाहिए हो. हद है भाई, पीछे. पूछूंगा नहीं, लेकिन एक चीज दूसरी पूछना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं पूछूंगा. पूछूं? हाँ पूछूं, क्वेश्चन पूछूं या कुछ और? क्वेश्चन पूछूं या कुछ और? रिपोर्ट ओके, रिपोर्ट ओके, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में तो पूछ बता लेना. ठीक है, चलो. इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी बट विच वी लॉस्ट इट फॉर एवर. अब देखो यहां भी वही कहानी है, ये हमने विच यूज किया, ये रिलेटिव प्रोनाउन है अपॉर्चुनिटी के लिए. ठीक है, अब अगर ये अपॉर्चुनिटी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है तो जो हमने अपॉर्चुनिटी के लिए पर्सनल प्रोनाउन लिखा इट, ये गलत हो गया, एक गलती. दूसरी गलती क्या, अगर ये विच जो हम यूज कर रहे हैं ना ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ध्यान रखना रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन भी होते हैं, तो ये बट जो लिखा ना ये भी गलत हो गया. तो अगर हम किसी नाउन के लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लें तो पर्सनल प्रोनाउन तो वहां पे मत ही लिखना, लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखना, लिखना कंजंक्शन भी नहीं. रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों ही होते हैं, तो वो इट भी रिमूव करना है और ये बट भी रिमूव करना है. अब मान लो अगर हम कहेंगे नहीं है तो हमें बट जरूर लिखना, हम तो रिमूव नहीं करेंगे. ठीक है, तो अगर चाहते हो ये बट रिमूव ना करना पड़े तो विच को रिमूव कर दो और इट लिखा रहने देना. तो हम इसको ऐसे भी चाहे तो सही कर सकते हैं, इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी
इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी बट वी लॉस्ट इट, बट वी लॉस्ट इट फॉर एवर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जब हमने विच रिमूव किया ना, तो हमें बट और इट दोनों लिखने पड़े, मतलब कंजंक्शन भी लिखना पड़ा और प्रोनाउन भी लिखना पड़ा। अच्छा, अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते तो वो दो एक ही मतलब दोनों का काम करता। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों ही होते हैं। अगर इनका यूज करोगे तो ना तो कोई दूसरा कंजंक्शन लिखना है इनके अलावा, ये खुद ही कंजंक्शन का काम करेंगे, और पर्सनल प्रोनाउन भी मत लिखना, जिसके लिए यूज हो गए उसके लिए कोई दूसरा पर्सनल प्रोनाउन मत लिखना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बातें मत करो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इट वॉज सो इमोशनल अ मूवी दैट देयर वॉज नो बडी हु वेप्ट। इट वॉज सो इमोशनल अ मूवी दैट देयर वॉज नो बडी हु वेप्ट। जिंदगी में बस एक गलती की इंजीनियरिंग। क्या टी शर्ट पे लिखा घूम रहा है बेटा, ये गलती नहीं होती। आजा इधर, इसका आंसर बता। एक और गलती की। अरे क्या समझ है, एक गलती तो ये करी, इंजीनियरिंग कर ली, अब ये दूसरी गलती कर दी। बुलंदशहर, बता बेटा। तुम्हारा बुलंदशहर आजकल से बड़ा फेमस है, अखबार में वही आता रहता बार बार। एक महिला ने अपने पति की हत्या करवा दी। आज ही के अखबार में न्यूज है। हैं? क्या हो रहा है वे? पता नहीं। यूपी वाले अगर कभी सुधर जाएं। आंसर बता इसका, पड़ोसी। आंसर बता बेटा इसका। अब देखो इस सेंटेंस में ग्रामर की तो कोई एरर मिलेगी नहीं ढूंढने से, ठीक है, ग्रामेटिकली सेंटेंस बिल्कुल सही है। बस जो इसका कॉन्टेक्स्ट है ना, वो कोई वैलिड कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मतलब जो बात कही जा रही है वो वाहियात है। तरीका बिल्कुल सही है। ये जो सेंटेंस हमने लिखा देयर वाज नोबडी हु वेप्ट, इसका मतलब हम क्या समझे, कोई भी पर्सन रोया या कोई भी नहीं रोया? रोया, इसका मतलब कोई नहीं रोया, मतलब ठीक है। अब वो कहना गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में बात कहना गलत है। अगर हम कह रहे हैं कि मूवी बहुत इमोशनल थी, तो उसका रिजल्ट ये आया होगा कि पीपल वुड हैव स्टार्टेड क्राइंग, तो लोग रोने लगे होंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि मूवी इमोशनल थी तब भी कोई नहीं रोया, ठीक है। तो मतलब ये जो हम शो कर रहे हैं ये रिजल्ट गलत है, इसका रिजल्ट ये आना चाहिए कि अगर मूवी इमोशनल है तो लोगों को रोना चाहिए, ठीक है। अब उस सेंटेंस को सही करना है तो उसके कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये कंजंक्शन चेंज कर दो, दैट की जगह दो लिख दो, कंट्रास्ट हो बनने वाला कंजंक्शन लिखो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हु वेप्ट की जगह लिख दो हु डिड नॉट वेप, ठीक है। एक तीसरा तरीका है रिलेटिव प्रोनाउन नोबडी चेंज करके बट लिख दो। अब देखो ये जो बट वर्ड होता है ना, ये कंजंक्शन भी होता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, ये प्रेपोजिशन भी होता है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है तब इसका यूज हम, एक मिनट कहाँ हटा दिया नोबडी, एक्टिंग में यही हो जाता है। सर, इसकी हु की जगह बट लिखना, रिलेटिव प्रोनाउन। तो बट जो होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, और इसका यूज हम करते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर्स के बाद में उनको काउंटर करने के लिए। जैसे हमने लिखा देयर वाज नोबडी बट वेप, तो इसका मतलब ये हो गया देयर वाज नोबडी हु डिडंट वेप, मतलब इसने क्या किया, अपने से पहले लिखे गए नेगेटिव मीनिंग को काउंटर कर दिया। तो अगर कभी ऐसा लगे तो हम दो तरीके सही कर सकते हैं, या तो लिखो हु डिडंट वेप, देयर वाज नोबडी हु डिडंट वेप, और नहीं तो लिखो देयर वाज नोबडी बट वेप्ट। एक और एग्जांपल देखना,
देयर इज नो मैन हु विशेस टू लिव, देयर इज नो मैन हु विशेस टू लिव। अब देखो ग्रामेटिकली ये भी सेंटेंस सही है, ठीक है, बस एज अ फैक्ट गलत है, क्योंकि ये सेंटेंस लिखा जो हमने ना, ये फैक्ट नहीं है। हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा मैन नहीं है जो जिंदा रहना चाहता हो। मुझे लगता है कि एक आधे छोड़ दें तो सारे जिंदा रहना चाहते हैं, एक आधे बहुत सेंटी हैं, ठीक है, तो बाकी तो लोग सारे जिंदा ही रहना चाहते हैं, तो ये मीनिंग गलत है। अब इसको सही करना है, एक मिनट नो लिख लेना, देयर इज नो मैन। अब इसको सही करने का एक तरीका तो ये है कि टू लिव की जगह टू डाई लिख दो, देयर इज नो मैन हु विशेस टू डाई। दूसरा तरीका है टू लिव लिखा रहने दो और विशेस को डज नॉट विश कर दो, देयर इज नो मैन हु डज नॉट विश टू लिव। और नहीं तो तीसरा ऑप्शन वही जो बताया जा रहा है, इसको लिख दो देयर इज नो मैन बट विशेस टू लिव। तो बट विशेस टू लिव क्या करेगा, इस नेगेटिव मीनिंग को काउंटर कर देगा और वो फिर मीनिंग पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हर कोई जिंदा रहना चाहता है। तो बट को हम यूज करते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन नेगेटिव स्ट्रक्चर्स के बाद में उनके मीनिंग को काउंटर करने के लिए। तो अगर कभी पेपर पेपर में मिल जाए तो उसको नो एरर मानना, नहीं तो तब तक खोपड़ी यूज करो, चेंज करके बैठ जाओ। 15th क्वेश्चन देखो, 15th क्वेश्चन यहां लिखते हैं, चलो यही लिखते हैं। आई सेंट अ गिफ्ट टू माई फ्रेंड दैट आई बॉट फॉर ₹50। आई सेंट अ गिफ्ट टू माई फ्रेंड दैट आई बॉट फॉर ₹50। अब देखो ये जो हमने सेंटेंस लिखा ना, इसमें दैट ए रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि वो जो बॉट वर्ब है उसका ये ऑब्जेक्ट है। बॉट वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो दैट है। अब ये दैट जो है वो ऑब्जेक्ट भी है, साथ ही साथ में कंजंक्शन भी है, तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया तो जरा एक बार इसका एंटीसेडेंट देखना, किसको रेफर करने के लिए है, फ्रेंड को या गिफ्ट को? गिफ्ट को। अब हमें पता है इसका एंटीसेडेंट है गिफ्ट, लेकिन हमने बना के लिख दिया फ्रेंड, तो इसका मतलब तो ये गलत कन्वे करने लग गया कि फ्रेंड को खरीदा 50 रुपए में। तो इसको सही करके ऐसे लिख दो, माई फ्रेंड अ गिफ्ट दैट आई बॉट फॉर ₹50। तो अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि रिलेटिव प्रोनाउंस को हमेशा उनके एंटीसीडेंट के साथ लिखा करो। किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ लिख दोगे जो उनका एंटीसीडेंट नहीं होगा तो सेंटेंस का मीनिंग गलत हो जाएगा। हालांकि हम जोड़ तोड़ के सही समझ लेंगे, लेकिन जो हमने सही होगा वो ही गलत होगा, ठीक है। 16th क्वेश्चन देखो, आई सेंट माई फ्रेंड अ गिफ्ट दैट लिव्स इन जयपुर। दैट लिव्स इन जयपुर जो है, इसका एंटीसेंट क्या होना चाहिए, फ्रेंड या गिफ्ट? अब फ्रेंड होना चाहिए। तो अब हमें पता है दैट रिलेटिव प्रोनाउन है ना, इसका एंटीसेंट फ्रेंड होना चाहिए, हमने गिफ्ट बना के लिख दिया तो फिर ये गलत हो गया। तो इसको अब वैसे लिखो, अ गिफ्ट टू माई फ्रेंड। वो बाद में बताऊंगा। मैं असल में होता क्या, सुबह जो पढ़ के आता हूँ ना मैं उतना ही बता पाता हूँ, ठीक है। अब मैं सुबह आज प्रोनाउन पढ़ के आया हूँ, बस इतना ही बताऊंगा। क्यों बेइज्जती कराना चाहते हैं यार मेरी? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आई सेंट अ गिफ्ट टू माई फ्रेंड दैट लिव्स इन जयपुर, ठीक है। चलो इसी को देखो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ही किल्ड he killed the bird with a gun